नमस्कार, आज का बाजार में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। सबसे पहले बात करते हैं आज शेयर बाजार की, जहां हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही, उतार चढ़ाव देखने को मिला, निचले स्तरों से रिकवरी भी देखने को मिली। लेकिन कौन से शेयरों में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी थी, आज मेरी सहयोगी प्रियंका मेरे साथ जुड़ रही हैं डिटेल्स देने के लिए। प्रियंका, बताइए। ऑलराइट, बिल्कुल। देखिए, आज बाजार में हमने देखा कि एक गैप डाउन के साथ ओपन हुई मार्केट्स और बड़े गैप के साथ ओपन हुई। ग्लोबली एक बड़ा मेल्टडाउन देखा हमने और उसके बाद ही हमने देखा कि आज इंडियन मार्केट्स पर भी एक वे आउट होता हुआ ये दिखा। लेकिन आपने सेकेंड हाफ ऑफ द डे और लास्ट 1 आवर में एक बाउंस बैक भी देखा। हालांकि 16,400 एक बड़ा रेजिस्टेंस माना जा रहा है, बाजार उसे क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन क्लियरली जिस तरह से जिन स्टॉक्स ने के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की आप बात करें तो वो सुबह से ही आपको लार्ज कैप आईटी में, यानी कि इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक ने लास्ट में रिकवरी दिखाई। इन सारे स्टॉक्स में आपको ये ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी स्टॉक्स है, इनमें एक बाउंस बैक देखने को मिला। उसके अलावा एक बाउंस बैक आपको देखने को मिला मारुति एक्साइड, यानी ऑटो एंड ऑन टू एंसिलरी स्टॉक्स में। और साथ ही लास्ट आवर में आपको HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार करते हुए स्टॉक्स दिखाई दिए। बजाज फाइनेंस रिकवर हुआ। तो ऑटो पैक, IT पैक और बैंकिंग पैक में यहाँ कुछ बाउंस बैक जरूर देखने को मिले। हालांकि 16,400 जो बड़ा एक रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस बाजार नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ से एंटिसिपेट करना चाहिए कि शायद एक बाउंस बैक के लिए वी आर इन फॉर इट। तो निफ्टी गेनर्स की अगर आप बात करें तो उसमें क्लियरली आपको पहले 5 काउंटर्स की आप बात करें तो उसमें बड़े काउंटर्स पावर स्पेस से हैं, पावर ग्रिड। उसके अलावा IT पैक से आपको HCL टेक जैसे काउंटर सामने निकल कर आए। बजाज फाइनेंस आपको, जिसमें एक अच्छी खासी सेल ऑफ हमने पीछे के दिनों में देखा, पोस्ट देयर नंबर्स, वो आपको वो काउंटर्स दिखाई दिए। लेकिन बाजार पर बड़ा प्रेशर जो आज क्रिएट किया, जो ड्रैगर रहा बड़ा, वो रिलायंस था। पोस्ट नंबर्स अच्छे आए, लेकिन आज क्लियरली सेल ऑन न्यूज़ का ट्रिगर आपको रिलायंस पर देखने को मिला, क्योंकि रिलायंस ऑलरेडी एक अच्छी चाल दिखा चुका था बिफोर द नंबर्स ओनली। रिलायंस, नेस्ले, इंडसइंड बैंक, ये वो स्टॉक्स है जिन्होंने बाजार पर आज नीचे की तरफ दबाव बनाया। और अगर FNO की बात करें तो वहाँ पर कुछ और काउंटर्स जिनमें क्लियरली रिजल्ट्स का ट्रिगर था। PVR ने आपको आज, PVR, इंडिया मार्ट, यहाँ पर आपको बाउंस बैक दिखा। ये स्टॉक्स थे जो FNO गेनर्स भी थे। इंडस स्टार में सुबह कुछ कंसर्न से इरेगुलरिटीज़ की, लेकिन उसके बाद आपने स्टॉक में रिकवरी देखी। खुला वीक नोट पे था, लेकिन उसके बाद बाजार ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाई स्टॉक ने, और लगभग 4% की तेज़ी के साथ इंडस टावर आपको दिखाई दिया। तो आज जिन स्पेसेस ने बाउंस बैक दिखाया लास्ट आवर में, उसमें कुछ सिलेक्टिव बैंकिंग स्टॉक्स हैं। IT ने बाजार को सहारा दिया और क्लियरली रिलायंस ने बाजार को आज ड्रैग किया। और 16,400 एक बड़ा अहम सपोर्ट था जिसे आज फिलहाल बाजार क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन अपने गैप डाउन के पॉइंट्स को रिकवर बाजार ने जरूर किया लास्ट आवर में। शुक्रिया प्रियंका। तो ये थी पूरी बाजार की चाल, आज कैसी रही, और रिकवरी थोड़ी हद तक देखने को जरूर मिली। इधर UPL ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। कैसे रहे नतीजे, शरद दुबे जुड़ रहे हैं मेरे साथ डिटेल्स देकर। शरद, बताइए कैसे नंबर्स रहे UPL के। UPL के नंबर आए हैं और शानदार नतीजे देखने को मिले हैं। रेवेन्यू में बीट आया है, आप EBITDA में, मार्जिन्स में, सब में जो है सारे पैरामीटर्स में अबव एस्टिमेट्स आंकड़े आए हैं। रेवेन्यू ग्रोथ जो है, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट रियलाइजेशन में बढ़ोतरी और अच्छे वॉल्यूम्स और अच्छे करेंसी इम्पैक्ट के कारण जो ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि मार्जिन्स में जो इंपॉर्टेंट बात है, 2 इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला है कि रियलाइजेशंस में इंप्रूवमेंट आई है, दूसरा बात है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, उसके कारण आपके इनपुट जो मार्जिन्स है उसमें प्रेशर जो है कम पड़े हैं। ऑफकोर्स जो गाइडेंस में एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने मिली है और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी ग्रोथ देखने मिला। अगर रीजन्स की बात करें तो आप कह सकते हैं कि यूरोप की जो रीजन है वहाँ पे जो सबड्यूड ग्रोथ आई है, क्योंकि बेस ज़्यादा था। लेकिन बाकी सारे सेगमेंट्स आप पकड़ लीजिए, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और भारत, ये सारे सेगमेंट्स में शानदार प्रदर्शन देखने मिला। 25% के ऊपर ग्रोथ सारे सेगमेंट्स में देखने मिला। अब गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और जो वित्त साल 2023 का गाइडेंस है रेवेन्यू का, वो लगभग 10% से ज़्यादा है। अब ये गाइडेंस बढ़ा दिया गया है, पहले 7 से लेकर 10% तक का FY22 में गाइडेंस था। EBITDA मार्जिन का गाइडेंस सेम है, 12 से 15% का। हालांकि जो आप कह सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल, जो लगभग FY22 का एक्चुअल 15.6% था, अब उसको बढ़ा के जो है एक्सपेक्टेड है कि 125 से लेकर 200 बेसिस पॉइंट्स तक जो है आपके ROC के जो आंकड़े हैं उसमें जो है इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकता है। शुक्रिया शरद। इसके अलावा कल 2 कंपनियों के नतीजे और आने वाले हैं, उनके बारे में भी डिटेल्स दे देते हैं आपको। एशियन पेंट्स के नतीजे आएंगे, विनी मोतीवाला जुड़ रही है हमारे साथ। विनी, क्या एक्सपेक्टेशन है एशियन पेंट्स से?
एशियन पेंट्स अपने Q4 FY22 नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं और देखा जाए तो जो रेवेन्यू ग्रोथ है 20% की रेवेन्यू ग्रोथ है एक्सपेक्टेड दिस टाइम। मेनली जो प्राइसिंग लेड होगी दिस टाइम अराउंड एज वेल, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ तो सिर्फ 6 to 8% एक्सपेक्टेड है और कंपनी ने काफ़ी प्राइस हाइक्स लिए थे क्योंकि रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन जो थी, महंगाई जो थी काफ़ी बढ़ गई थी, तो उसकी वजह से प्राइस हाइक्स जो है ये सपोर्ट कर रहा है ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ को। प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स है मार्जिनल ग्रोथ है अराउंड 6% की ग्रोथ प्रॉफिट्स में, और ये मेनली जो है इम्पैक्ट कर रहा है प्रॉफिट्स को, वो हायर इनपुट प्राइसेस इम्पैक्ट करेगा, तो मार्जिनल ग्रोथ और 6% प्रॉफिट्स में। ओवरऑल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इबिटा मार्जिन, वहाँ पे हम लोग एक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 200 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मेनली इम्पैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज है और हाई फ्रेट कॉस्ट भी है जो इम्पैक्ट कर रहा है ओवरऑल मार्जिन ऑफ द कंपनी। ग्रॉस मार्जिन भी इम्पैक्ट होंगे ऑब्वियसली बिकॉज हायर इनपुट कॉस्ट है, तो ग्रॉस मार्जिन इबिटा मार्जिन दोनों इम्पैक्ट होंगे, पर ग्रॉस मार्जिन जो है सिक्वेंशियली में भी इंप्रूव होते दिख सकेंगे। ओवरऑल जो फैक्टर्स है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर, कमेंट्री क्या आ रही है डिमांड आउटलुक में, आरएम कॉस्ट की क्या आउटलुक है, वाइल प्राइस हाइक क्या है, कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या है आगे जाते हुए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। शुक्रिया विनीत। तो एशियन पेंट्स पर नजर रहेगी। इसके अलावा कल सिप्ला के भी नतीजे आने वाले हैं और उसका अनुमान बताने के लिए मेरे सहयोगी पंकज जुड़ गए मेरे साथ। पंकज, क्या एक्सपेक्टेशन है सिप्ला से? ये पर्टिकुलर रिजल्ट सीजन में सिप्ला एक पहली बड़ी लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी जो अपने नंबर्स कल डिक्लेयर करेगी। 5,000 करोड़ 5,087 करोड़ का सेल्स एस्टिमेट है, पैट एस्टिमेट 591 करोड़ का है और एबिटा अगर हम मार्जिन में देखें तो 19% या 19.5% के आसपास ये नंबर रहेगा। यूएस सेल्स और इंडिया सेल्स दो इनकी की जोग्राफीज है। यूएस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय अबाउट 3% QOQ 155 मिलियन। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 15% ऑन अ YOY बेसिस। एब्यूट्रॉल में मार्केट शेयर गेन्स, दिस इज समथिंग जो इनका चल रहा है, जो एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू है और इन्होंने कपल ऑफ ड्रग्स लॉन्च भी किए हैं, तो देखते हैं उनका क्या नतीजा या क्या मार्केट शेयर गेन रहता है। ओवरऑल इंडिया एक्सपेक्टेड टू बी वीक, यूएस एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग। यूएस में 155 मिलियन करना एक की नंबर रहेगा सिप्ला के नतीजों के लिए जब वो डिक्लेयर करेंगे। चलिए, तो इंडिया बिजनेस और यूएस बिजनेस पर फोकस रहेगा सिप्ला में। नतीजे जब आएंगे तो डिटेल्स आपको सबसे पहले ईटी नाउ स्वदेश पर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, शरद हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं, उनसे ये भी जान लेते हैं कि इस हफ्ते कौन कौन से आईपीओज आने वाले हैं, क्योंकि आईपीओ मार्केट काफी गर्म है इस बार। शरद, बताइए कौन कौन से आईपीओज आने वाले हैं, क्या डिटेल्स हैं उनकी? इस हफ्ते 3 आईपीओ के इशू खुलने वाले हैं और ओवरऑल मार्केट से जो लगभग 6,000 करोड़ जो है रेज किया जाएगा। सबसे पहले है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, जिनके आईपीओ डेट कल से खुलने वाली है मई 12 तक। ये कंपनी जो है रिटेल वेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसकी फेस वैल्यू लगभग ₹5 प्रति शेयर है। आईपीओ प्राइस 595 to 630 पर शेयर है और जो इशू साइज़ है वो लगभग आप कह सकते हैं 86 लाख शेयर्स का और लगभग 540 करोड़ का आईपीओ साइज़ है। दूसरा आईपीओ है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स, जहाँ पे कंपनी जो है एक्सपोर्टर है आपकी स्टेनलेस ट्यूब्स और पाइप्स को लेकर। यहाँ पे आईपीओ जो है 11 मई को खुलेगी और ख़त्म होगी 13 मई को। फेस वैल्यू ₹10 प्रति शेयर है और आईपीओ प्राइस बैंड जो है 310 रुपये से लेकर 326 रुपये के बीच में है और ओवरऑल इशू साइज़ लगभग 51 लाख शेयर्स का है और 165 करोड़ के है जुटाएगी कंपनी। और आखिरी स्टॉक रहेगा आपका डिलीवरी, ये जो है लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइडर है। इनकी आईपीओ डेट भी जो है मई 11 को खुलने वाली है, 11 वो 13 मई तक चलेगी। फेस वैल्यू हालांकि ₹1 प्रति शेयर है और आईपीओ प्राइस का जो बैंड है 462 से लेके 487 रुपीज़ पर शेयर पे है। इशू साइज़ बड़ा है 5,325 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू 4,000 करोड़ के और जो रिमेनिंग 1,235 करोड़ है वो आपके ओएफएस से है। शुक्रिया शरद। तो काफ़ी सारे आईपीओज अगले हफ्ते खुलने वाले हैं, उस मार्केट में भी निवेशकों को मौका मिलेगा। लेकिन कमोडिटी मार्केट में क्या चल रहा है, पूरा अपडेट लेकर विश्वमोहन जुड़ गए हैं मेरे साथ। विश्वमोहन, कहां पर ज़्यादा एक्शन है, क्रूड में या गोल्ड में? और शुरुआती जो गिरावट थी वो बढ़ती जा रही है क्योंकि डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाई पर है, ट्रेजरी यील्ड बढ़ रहे हैं। ट्रेजरी यील्ड अगर बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक इंटरेस्ट पेइंग इंस्ट्रूमेंट है, तो वहाँ पर अगर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा और जहाँ पे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो इस वजह से गोल्ड से लोग शिफ्ट होकर ट्रेजरी यील्ड की तरफ, बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर को नुकसान हो रहा है। लेकिन कच्चे तेल में भी जो
शुरुआती तेजी थी वो अब खत्म होती दिख रही है। वापस से ब्रेंट फिसल कर $110 के आसपास आ गया है। अभी फिलहाल करीब 2% तक की गिरावट कच्चे तेल में दिख रही है। वजह यह है कि अब जितने भी बड़े उत्पादक देश हैं उनको लगने लगा है कि मौजूदा स्तरों पर डिमांड टिक नहीं पाएगी, क्योंकि एक्सटेंडेड लॉकडाउन एक तरफ से चीन में लगी हुई है। ग्लोबल ग्रोथ को चिंता है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी बड़े सेंट्रल बैंक हैं वो ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं या बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि आने वाले समय में ग्लोबल ग्रोथ कम रहेंगी और उसका पूरा असर डिमांड पर पड़ेगा। और एक और संकेत अब ये मिल रहे हैं कि सऊदी अरब ने जून के लिए अपने जितने भी उनके कस्टमर्स, बड़े कस्टमर्स हैं या एशिया और यूरोप में, इनको अब डिस्काउंट पर वो क्रूड बेचेंगे। तो उनको भी लग रहा है कि मौजूदा स्तर पर उनकी बाइंग कम हो सकती है, इस वजह से वो डिस्काउंट देने का उन्होंने फैसला किया। तो ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो क्रूड पर आज दबाव बना रहे हैं। जी शुक्रिया विश्व मोहन इस पूरे अपडेट के लिए। तो क्रूड पर कुछ दबाव ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एक्सक्लूसिव खबर जोमेटो और ब्लिंकिट का मर्जर आखिरी चरण में है। क्या डिटेल्स हैं इस एक्सक्लूसिव खबर की? मेरी सहयोगी नयनतारा राय जुड़ रही है हमारे साथ इस डिटेल के साथ। ये एक हम आपके लिए एक्सक्लूसिव न्यूज़ खबर ला रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश में। हमें अपने सूत्रों से ये पता लगा है कि जोमेटो और ब्लिंकिट का मर्जर कभी भी हो सकता है। अनाउंसमेंट नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट जोमेटो के साथ हो सकती है, वो मई के एंड में ही होगा। ब्लिंकिट का नाम पहले तो ऑफ कोर्स ग्रोफर्स था, उसको ब्लिंकिट बुलाया जाता है। यह कंपनी जो बोलती है आपको दूध, चीनी, सब्जियां, फल, ग्रोसरीज, आइसक्रीम आपको 10 मिनट में डिलीवर करने की कोशिश कर रही है। ये है कंपनी का नाम ब्लिंकिट, तभी उसका नाम ब्लिंकिट है। हमें बताया जा रहा है कि ये जो मर्जर है ये एक ऑल स्टॉक डील होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लिंकिट के शेयर्स हैं के शेयर होल्डर्स हैं, जैसे टाइगर ग्लोबल, जैसे सॉफ्ट बैंक, उनको जोमेटो के शेयर्स मिलेंगे। और इसी कारण हमको ये भी बताया जा रहा है कि शेयर होल्डर्स मान चुके कि अगर वैल्यूएशन राइट होगी वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देंगे। तो मतलब पहले बोर्ड मीटिंग होगी, जिसके बाद अनाउंस किया जाएगा, उसके बाद ईजीएम को भी बुलाया जाएगा शेयर होल्डर्स का। ये जो डील है ये शायद कंपटीशन वॉचडॉग सीसीआई के पास नहीं जाने पड़ेगी। पहले भी अगर हम जोमेटो की कमेंट्री देखें, वो बिलीव करते हैं कि जो फ्यूचर है ई कॉमर्स का वो होगा इंस्टेंट डिलीवरी, मतलब सब कुछ आपके दरवाजे में पहुंचना चाहिए 10 मिनट और उससे कम पे। और यही है वो बेट जो वो ब्लिंकिट के साथ कर रहे हैं। आईपीओ से पहले जोमेटो ने $100 मिलियन इन्वेस्ट किए थे ब्लिंकिट में। उसके बाद उन्होंने ब्लिंकिट को डेट भी दिया है कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट से। और अब बातचीत हो रही है, जो हमने आपको पहले भी बताया था एक मर्जर के बारे में, अब वो फाइनल लैप में है। बहुत शुक्रिया नयनतारा। तो ब्लिंकिट और जोमेटो का मर्जर बस आखिरी दौर में है। एक्सक्लूसिव खबर नयनतारा राय लाते हुए। इधर बाजार में मौजूदा स्थिति के बाद क्या आगे करेक्शन गहराएगा? क्या हो आगे के लिए रणनीति? देवीना मेहरा से हमने खास बातचीत की, उन्होंने इन्हीं सवालों के जवाब दिए। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कहा। देवीना मेहरा भी इस समय शामिल हो रही हैं फंडामेंटल्स डिस्कस करने के लिए। चेयरपर्सन हैं वो फर्स्ट ग्लोबल की, और मैक्रो और माइक्रो दोनों पे उनकी बहुत पैनी नज़र रहती है। ईटी नाउ पे बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले क्योंकि आप मैक्रोज, ग्लोबल मैक्रो डेटा पॉइंट्स को अपने पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में आपने बहुत सालों पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था। तब शायद इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट और इन्वेस्टर्स ग्लोबल को इतना इम्पोर्टेंस देते भी नहीं थे। तो आप समझती हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं वो। सबसे पहले आप अगर ये हमारे लिए समझाएं, जो एक ग्लोबल करेक्शन चल रहा है ब्याज दरें के बढ़ने के डर से, ये कितना जस्टिफाइड है, ये कितना ज़्यादा फेयर आपको नज़र आ रहा है? और इस समय तो एक भाव से सारी कंपनीज गिर रही हैं, जहाँ पे अर्निंग्स सॉलिड हैं, कैश ऑन बुक्स हैं वो भी, और जहाँ पे अर्निंग्स 10 ईयर फार आउट के एस्टिमेट था, उससे पहले अर्निंग्स ही नहीं है सब एक साथ। तो आप अगर ये हमारे लिए थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखें। हाँ, ये तो है कि सब जगह ब्याज दरें बढ़ रही हैं, और ब्याज दरें बढ़ने से बाजार पर सीधा सीधा असर तो होता है। ये चीज मैंने पहले भी समझाई है, क्योंकि आप अगर पीई को देखें, अगर आप पीई का उल्टा देखें तो E/P होता है। तो एक तरह से आपके जो आप भाव दे रहे हैं उस पर क्या आप कमा रहे हैं, तो ये जो होता है ये ब्याज दर से रिलेटेड होता है। तो जैसे जब ब्याज दर बढ़ती है तो आपका ये जो पीई है वो घटने लगता है। और दूसरी तरह से आप देखें तो अगर आप किसी भी चीज का भाव देखें, चाहे वो कोई शेयर हो, तो वो है कि आपका जो बाद में जितना कैश फ्लो आएगा उसको आप डिस्काउंट कर रहे हैं और आज उसका क्या वैल्यू है वो देख रहे हैं।
तो क्या मूल्य होना चाहिए। तो अब जब ब्याज दरें बढ़ेंगी तो डिस्काउंट रेट बढ़ता है, तो उस तरह से भी देखें तो भाव घटेगा अगर ब्याज दरें बढ़ेगी। तो वो तो सीधा सीधा एक एक दोनों चीजों में एक सीधा रिश्ता है। लेकिन अब जो हो रहा है वो एक तरह से ये निवेशकों को ये भी याद रखना चाहिए, पिछले साल मैं ये कई बार बात बोलती थी कि सब सोचते हैं कि कोई ऐसा बाजार है या कोई ऐसा सेक्टर है या कोई ऐसी थीम है जो हमेशा अच्छा करती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पिछले साल तक सबको लगता था कि नैस्डैक में आप निवेश करके गलत नहीं हो सकते हैं। लोगों ने डायरेक्ट भी अकाउंट खोल लिए थे यूएस शेयर्स को ट्रेड करने के लिए। तो अब उन सबको ये समझ में आया होगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से देखें अगर आप जो अमेरिका का बाजार चूंकि सबसे ग्लोबल बाजारों में सबसे ज्यादा लोग समझते हैं, आप देखें तो वो जो इंडेक्स लेवल है वो उतना नहीं घटा है। मतलब S&P घटा है 13-13.5%, लेकिन जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उसमें मतलब एवरेज जो स्टॉक है उसमें वो 22 से 25% तक घटा है। और ऑफ कोर्स जो नैस्डैक में तो इंडेक्स ही 22% घटा है। बहुत सारे स्टॉक हैं जो 50 से 90% घटे हैं। जो सबका फेवरेट जिसमें लोग अकाउंट खोलते थे वो रॉबिनहुड, वो ही 88% डाउन है। इवन जो टॉप के जो फैंगम शेयर्स कहलाते थे उसमें आप नेटफ्लिक्स को देखिए तो 70% से ज्यादा डाउन है। फेसबुक या मेटा वो ऑलमोस्ट 50% डाउन है। तो अब आपको उस फ्रेमवर्क से देखना पड़ेगा। भारत में इम्पैक्ट तो जरूर आता है जो भी थीम ग्लोबली हो उसका, लेकिन आपका अपना भी कुछ डायनामिक्स रहता है। तो वो मतलब कुछ असर आता है ग्लोबल क्यूज से, कुछ असर आता है आपके वहाँ क्या हो रहा है उसमें। तो जहां तक भारत का प्रश्न है, मैंने पिछली बार भी शायद आपके चैनल पर बोला था कि 2021 में बहुत वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि भारत के बाजार ने आउट परफॉर्म किया। तो अभी वो आउट परफॉर्मेंस का जो ट्रेंड था वो अभी कंटिन्यू करता लग रहा है। सो भारत की स्थिति आप एक तरह से कहें तो बाकी बाजारों से कुछ बेहतर लगती है अभी, अगर आप सारे ग्लोबल बाजारों को देखें। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी चिंता का विषय नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको देखनी है। और ब्याज दरें तो यहाँ भी बढ़ ही रही हैं, तो उसका भी कुछ असर तो आता ही है ओवरऑल स्टॉक मार्केट में। और उसके अलावा तो आपको फिर सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट है वो चीजें तो अलग से देखनी पड़ेंगी कि अर्निंग्स पे क्या होगा। देवना, इंडियन मार्केट